हेलो गाइस, आप सभी को हमारे यूट्यूब चैनल लीगल माइंडसेट जुडिशरी पे स्वागत है। और जो हमारा BNSS का जो क्लास चल रहा था उसको कंटिन्यू करते हैं। और हम लोग बहुत ही धीरे धीरे जा रहे हैं, कोई बात नहीं, स्लो एंड स्टडी विंस द रेस। ठीक है। मुझे जितना टाइम मिल पाता है मैं वीडियो बना पाता हूँ, मैं बता दूँ आपको। और सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले भाई, ऑलरेडी 5 पार्ट्स कंप्लीट हो चुके हैं सेक्शन 187 पर, तो उसको पहले देख लो, उसके बाद ये वीडियो को देखो, वरना समझ कुछ ही नहीं आएगा। ठीक है, ओके। चलो, दूसरी बात क्या, मेरे वीडियो को 1.5x में देखोगे तो मज़ा आएगा, वरना मैं बहुत स्लो बोलता हूँ। लेकिन कंटेंट आपको पता है, आपको जो कंटेंट मिलेगा वो पूरा 100% से भी ज़्यादा अच्छा मिलेगा, राइट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने क्लास को शुरू करते हैं। ठीक है। तो लास्ट क्लास में अगर आप देखोगे, हम लोग पुलिस रिमांड को लेके कुछ कुछ क्वेश्चन आपको दिया था करने के लिए, होमवर्क। ठीक है। तो खैर ये बाद में देख लेंगे, अभी आगे बढ़ते हैं, वरना हम लोग बहुत स्लो जा रहे हैं। ठीक है। 5 पार्ट्स ख़त्म हो चुके, लेकिन हम लोग बेसिक में ही अभी लटके हुए हैं। कोई बात नहीं, क्योंकि जितना टाइम आप बेसिक में दोगे उतना इजी हो जाता है आपके लिए प्रोविज़न। ठीक है। अब हम डायरेक्ट प्रोविज़न में डायरेक्ट एंट्री मारेंगे। ठीक है सर, ओके सर, ठीक है, चलते हैं और डायरेक्ट प्रोविज़न से शुरुआत करते हैं। देखते हैं आज हम लोग कहाँ तक जा पाते हैं, राइट। तो स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट प्रोविज़न से सेक्शन 187 का। ठीक है। तो लिखो मेरे साथ साथ भाई, क्या यहाँ लिखो, डायरेक्ट प्रोविजंस। ठीक है, हुआ, ओके। लिखते हैं सेक्शन 187। ठीक है। तो इसमें बहुत सारे सबसेक्शन है, लगभग 10 या 11 सबसेक्शन है। ठीक है। तो 187 का हेडिंग तो मालूम होगा आपको, क्या था? प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन cannot be completed within 24 आवर्स। ये हेडिंग था। ठीक है, जिसको हम लोग प्यार से क्या बोलते थे? पुलिस रिमांड बोलते थे। ठीक है, इस नाम से ये ज़्यादा फेमस है सेक्शन 187। अरे पुराना क्या हुआ करता था? सेक्शन 167 CRPC। ठीक है, ओके, आगे बढ़ें। अब हम लोग डायरेक्ट प्रोविज़न में जाते हैं सीधा। जितना मेरे को टाइम देना था मैं दे चुका हूँ। ठीक है, उतना टाइम देने के बाद अब ये प्रोविज़न पढ़ोगे तो इजी लगेगा, क्योंकि इसके अंदर का जो दिया है ना, उसमें कन्फ्यूज़न होता है। ठीक है। तो चलिए भाई स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहला सबसेक्शन इसमें लिखिए, सेक्शन 187 का स्टार्ट करते हैं। ठीक है। सेक्शन 187 का सबसेक्शन 1 कहता है, ये कहता है व्हेन डज सेक्शन 187 अप्लाई। ठीक है। तो सबसेक्शन 1 में ही बात किया गया है कि भैया कब सेक्शन 187 लगेगा। तो ये बात करता है एप्लीकेबिलिटी के बारे में, भाई कब अप्लाई होगा। ठीक है, कब अप्लाई होगा। तो लिखो मेरे साथ साथ भाई, इफ द पर्सन इज अरेस्टेड। ठीक है, पर्सन अरेस्टेड होना चाहिए, प्लस क्या, इफ द पर्सन इज अरेस्टेड एंड क्या भाई, इन्वेस्टिगेशन, an investigation cannot be completed within 24 आवर्स। अब मेरा याद करो कहानी, फर्स्ट क्लास याद करो मेरे बच्चों, पहला क्लास याद करो, जब मैं आपको बताया करता था बंदा अरेस्ट होके आया,
पुलिस का पहला ड्यूटी होता है इन्वेस्टिगेशन को कंप्लीट करना, इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट करना और 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना। याद है कि नहीं? तो वही चीज़ तो यहाँ पर लिखा हूँ, देखो पहला क्लास से अब लिंक करो, सब वही चीज़ है कि नहीं? इफ़ द पर्सन इज अरेस्टेड एंड इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड विद इन 24 आवर्स। और ये कहाँ लिखा गया था? एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 58, सेक्शन 58 में जैसा बोला गया था, एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 58। और एक चीज़ था, याद है? आर्टिकल 20 का 2 था मेरे ख्याल से, याद है कि नहीं? 20 का 2 था या 22 का 2 था? 20 का 2 था, देख लेता हूँ मैं, क्योंकि मुझको भी याद वैसे नहीं रहता। 22 का 2 था, ठीक है। तो एज रिक्वायर्ड बाय सेक्शन 58 बोल सकते हैं, प्लस और क्या, यहाँ पर जो प्रोविज़न दिया उसके हिसाब से चलते हैं, ठीक है। इसके अलावा यहाँ लिख सकते हो प्लस आर्टिकल 22 का 2, वो भी कहता है कि नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास प्रोड्यूस करना पड़ता है फिर, ठीक है। अच्छा, तो यहाँ से एक काम करते हैं, इसको हटा देते हैं वरना फिर कन्फ्यूज हो जाएगा। डायरेक्ट प्रोविज़न के हिसाब से चलते हैं। पहला कंडीशन क्या है? पर्सन अरेस्ट होना चाहिए। दूसरा, इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं होता है 24 घंटे के अंदर, जो कि 58 कहता है सेक्शन कि भैया 24 घंटे के अंदर अगर इन्वेस्टिगेशन नहीं कंप्लीट होता है तो कहाँ प्रोड्यूस करना पड़ेगा? मजिस्ट्रेट के सामने, ठीक है। तो उस केस में क्या होगा भाई? तो उस केस में क्या होगा? द ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, याद है? OIPS, ठीक है। बहुत दिन बाद ये वर्ड अभी आ रहा है। दूसरा है तुम्हारा इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और ये इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन सा होगा? शुड नॉट बिलो द रैंक ऑफ सब इंस्पेक्टर, ठीक है। बोरा भैया एक सेकेंड, ये क्या हो रहा है? ठीक है, तो मैंने क्या कहा यहाँ और है, ठीक है। बोरा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन। देखो सबसे पहले क्या बोला मैं, अगर एक बंदा अरेस्ट होके आता है और इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं होता है तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो, या फिर जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है केस का, यानी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। और इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर कौन रहेगा? उसका रैंक किसके नीचे का नहीं होना चाहिए? कम से कम सब इंस्पेक्टर का रैंक है उसके ऊपर का होना चाहिए। उसके नीचे का रैंक का बंदा तो बिल्कुल नहीं होना चाहिए, मतलब एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर होना चाहिए। द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर एटलीस्ट, द इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर मस्ट बी एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर, समझे कि नहीं? तो जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर होगा कम से कम भाई सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए, समझे कि नहीं? उसके नीचे का रैंक का नहीं होना चाहिए, समझ में आया? तो ये लोन क्या करेंगे भाई? ये लोन करेंगे क्या करेंगे? बोलो तो बोलो, क्या करेंगे? क्या करेंगे? बोलो क्या करेंगे? शुड सेंड अ कॉपी ऑफ द केस डायरी, कॉपी ऑफ द केस डायरी। ओ माय गॉड सर, केस डायरी क्या होता है सर? मैं तो भूल गया सर, इतना क्लास हो चुका है, भूल गए हो? कोई बात नहीं, बताएंगे। टू द कहाँ टू द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। वेरी गुड। क्या मैं बोला? देखो जैसे ही बंदा अरेस्ट हुआ, इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं हुआ जैसा सेक्शन 58 कह रहा है, तो उस केस में जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो, और जो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर है वो, उनमें से कोई एक बंदा, मतलब कोई भी हो सकता है, या फिर आईओ या फिर OIPS, ये लोग क्या करेंगे? एक कॉपी भेजेंगे। किसका? केस डायरी का। केस डायरी का कॉपी क्यों भेजेंगे भाई, मुझे बताओ? अरे भाई केस डायरी मतलब एक पर्टिकुलर केस का सारा इन्फॉर्मेशन उसमें लिखा हुआ है, ठीक है। कब इलोन कहाँ पर गए, किससे मिले, पूछताछ के दौरान उन्होंने ने क्या स्टेटमेंट रिकॉर्ड किया, याद है तुमको? सेक्शन 180 का स्टेटमेंट इसी में तो रिकॉर्ड करते थे केस डायरी में, इन्वेस्टिगेशन के दौरान जो भी हो रहा है। तो पूरा केस का एक डायरी, पर्टिकुलर केस का डायरी बनता है जिसको हम लोग बोलते हैं केस डायरी। मतलब उस पर्टिकुलर केस से रिलेटेड सारा इन्फॉर्मेशन होगा।
समझे? तो उसका एक कॉपी भेजना पड़ेगा। तो जो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन है वो क्या करेगा, एक कॉपी भेजेगा किसका, केस डायरी का। किसको भेजेगा, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को। तो उसके जो नियरेस्ट मजिस्ट्रेट होंगे, ठीक है, उसको वो केस डायरी भेजेगा। और क्या, और क्या करेगा, और क्या करेगा, प्रोड्यूस द एक्यूज्ड, एक्यूज्ड को प्रोड्यूस करेगा बिफोर द मजिस्ट्रेट, मजिस्ट्रेट के सामने एक्यूज्ड को भी ले जाएगा भाई। मतलब सर, मतलब ये भाई मेरे, मतलब ये कि देखो, ध्यान से देखो, इसका मतलब ये कि जैसे ही बंदा अरेस्ट होता है और इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं होता है, जो कि सेक्शन 58 कहता है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए, वो क्या करेंगे, एक कॉपी भेजेंगे किसका, केस डायरी का। जो केस, जिस केस से रिलेटेड उसको, देखो उसको जो अरेस्ट किए हैं तो कोई केस चल रहा होगा तभी तो उसको अरेस्ट किए हैं ना। तो उस केस का एक केस डायरी का कॉपी भेजेंगे किसको, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास, और उसको भी लेके जाएंगे, मतलब उसको लेके जाएंगे नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास विथ द केस डायरी। अच्छा, अभी समझे सर? तो प्रोड्यूस भी करेंगे एक्यूज्ड को, समझे, और किसको, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास जाएंगे, समझे? ओके, अब मेरा बात सुनो। तो अगर मैं इसका एक डायग्राम बनाऊं तो इस तरीके से बन सकता है। कैसे सर, बताइए? तो ये है तुम्हारा, ये हो सकता है तुम्हारा ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर। पक्का? जी सर। 11 क्या करेंगे, 11 फॉरवर्ड करेंगे। क्या करेंगे, फॉरवर्ड, भेजेंगे, मतलब फॉरवर्ड मतलब भेजेंगे भाई, सेंड करेंगे। क्या सेंड करेंगे, दो चीज़, पहला केस डायरी। अच्छा सर, समझ गए। दूसरा बताओ मेरे बच्चों, बताओ, प्लस 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 एक्यूज्ड को भी भेजेंगे। ओ माय गॉड, यानी ये एक्यूज्ड भी यहाँ पर जाएगा। अच्छा, किसके पास, मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट कोर्ट, एक घर बन गया, रुको कोर्ट बनाते हैं। कोर्ट ऐसा कुछ टाइप का रहता है भाई, सिंपल बनाने का कोशिश करेंगे। ये है आपका कोर्ट, कोर्ट कोर्ट, ठीक है। अब वो भी मजिस्ट्रेट कोर्ट, एम लिख दिया मैं, समझ जाना एम कोर्ट है, ठीक है। अच्छा, ये तुम्हारा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट कौन है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट, ठीक है। अच्छा, एक बात इसमें और एक लिखा है, लिख लेना, ये जो मजिस्ट्रेट के पास भेजेंगे भले ही इसके पास क्या ना हो, वेदर 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 ही हैज़ वेदर ही हैज़ और ही हैज़ नॉट, वेदर ही हैज़ और हैज़ नॉट जुरिस्डिक्शन, चाहे इसके पास जुरिस्डिक्शन हो या ना हो, किस चीज़ का भाई, टू ट्राई द केस। ओ माय गॉड, मतलब क्या सर, मतलब जहाँ पर अरेस्ट किए, मतलब जिस मजिस्ट्रेट के पास ले जा रहे हैं ना, उस मजिस्ट्रेट का जुरिस्डिक्शन हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ट्रायल चलाने का, ठीक है। मतलब उस केस को वो ट्रायल चला सकता है या नहीं सकता है, मतलब उसके जुरिस्डिक्शन में है या नहीं है, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। तो क्या समझे, जब कभी भी बंदा अरेस्ट होगा और इन्वेस्टिगेशन 24 घंटे के अंदर कंप्लीट नहीं होगा, जो कि सेक्शन 58 कहता है, तो ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन या फिर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर, जो कि एटलीस्ट सब इंस्पेक्टर रैंक का होना चाहिए, वो दो चीज़ करेंगे, एक एक्यूज्ड को भेजेंगे, साथ में केस डायरी का कॉपी भेजेंगे, किसको, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट को। और नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास चाहे जुरिस्डिक्शन हो किस चीज़ का, ट्रायल चलाने का, या ना हो, कोई फ़र्क नहीं पैदा है, ठीक है। तो जुरिस्डिक्शन मतलब ट्रायल चलाने का उनके पास चाहे पावर हो या ना हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता है, नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है। समझ में आया क्या? ओके सर, तो सबसेक्शन 1 कंप्लीट, ठीक है। देखो इजी लग रहा है, यही कहानी तो मैं तुमको पहला लेक्चर में बताया करता था, याद करो। अब थोड़ा सा लिख रहे हैं बस, और डिटेल में समझ में आया? ओके, अभी आते हैं सबसेक्शन 2। जी सर बताइए। सेक्शन 187 सबसेक्शन 2 ये बात करता है आपका मजिस्ट्रेट्स पावर, मजिस्ट्रेट्स
पावर टू ऑथराइज डिटेंशन। ठीक है, ये बोलता है कि मजिस्ट्रेट का पास पावर है कि वो डिटेंशन के लिए ऑथराइज कर सकता है। आइए लिखते हैं इसमें कुछ बातें। लिखिए, द मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज द डिटेंशन of the accused. The magistrate can authorize the detention of the accused in police custody or judicial custody for a maximum period. और ये याद रखना, for a maximum period of 15 days. Oh my god, oh my god. In total during the initial, बताओ मुझे इनिशियल कितना, 40 और 60 days depending upon the case. Oh my god. अब मुझे बताओ, अब समझ में आ रहा है कि नहीं? इतना मेहनत करने के बाद क्या ये लाइन का मतलब समझ में आ रहा है? किस बंदे को समझ में नहीं आया बताओ मुझे। देखो, इस लाइन को समझाने के लिए मैं आपका 5 क्लास लिया। क्या बात कर रहे हो सर? नहीं, इसके आने वाला लाइन भी है, सबसेक्शन 3 भी है। तो सबसेक्शन 2 और सबसेक्शन 3 को समझाने के लिए मैं आपका 5 क्लास ले लिया, सोचिए तो ये क्या बोल रहा है कि भैया मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है, एक्यूज्ड को डिटेंशन में भेज सकता है। और वो डिटेंशन हो सकता है कौन सा कस्टडी हो, या फिर पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, याद रखना। तो मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ हाउ मेनी डेज, कितने दिनों के लिए भेज सकता है भाई? सर यहाँ पर तो जुडिशियल फिर क्यों लिखे, पुलिस कस्टडी था ना वो। अरे भाई बताऊंगा, ध्यान रखो, ध्यान से सुनो। चाहे पुलिस कस्टडी हो, पुलिस कस्टडी में तो मालूम है सर 15 दिन से ज़्यादा रख नहीं सकते, ठीक है। और ये 15 दिन स्टार्टिंग का 40 या 60 दिन में से होता है, पता है आपको। ये 40 या 60 दिन के अंदर पुलिस वाले कभी भी प्रे कर सकते हैं कि भैया पुलिस कस्टडी हमको चाहिए। ये 40 और 60 दिन में कभी भी प्रे कर सकते हैं। लेकिन जुडिशियल कस्टडी में क्यों लिखा? आप डायरेक्ट में देखोगे सिर्फ कस्टडी लिखा है, यानी पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी दोनों के बारे में बात कर रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर मजिस्ट्रेट उस बंदे को जुडिशियल कस्टडी भी भेजा ना, वहाँ पर भी वो 15 दिन ही रहेगा। हैं तो सर वो 60 और 90 कहाँ गया? अरे भाई वो तो एक्सेप्शन है। ओहो, मतलब इसका बोलने का मतलब ये है कि भैया मतलब एक बार में स्ट्रेच, एक बार में मतलब 15 दिन से ज़्यादा वो कहीं नहीं रहेगा। पुलिस कस्टडी में तो टोटल 15 दिन से ज़्यादा रह ही नहीं सकता। अगर जुडिशियल कस्टडी में भी अगर आप रख रहे हो ना भाई, तो 15 दिन ही उसको रखो। तो सर फिर बाकी तो हम लोग 60-90 क्यों पढ़ रहे थे? अरे भाई 15 दिन रखने के बाद वापस उसको मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे। हाँ, अब फिर मजिस्ट्रेट देखेगा उसको कि भैया इसका हालत ठीक है कि नहीं, मारपीट तो नहीं रहे, समझ रहे हो? अच्छा, मतलब समझो, मतलब अब समझाता हूँ आपको, समझिए। होता क्या है कि ये कौन है? ये है पुलिस ऑफिसर इंचार्ज ऑफ पुलिस स्टेशन, ठीक है। ये एक बंदे को पकड़ के लाए, ये है कौन? एक्यूज्ड। किसके पास लाए? मजिस्ट्रेट के पास, ठीक है। इसको पकड़ के लाए, ये पकड़ के लाए पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के सामने, और पुलिस वाले मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट किए कि भैया दे दीजिए, पुलिस रिमांड हमको दे दीजिए, ठीक है। तो मजिस्ट्रेट बोला नहीं देंगे, नहीं देंगे, नहीं देंगे, क्योंकि इतना बड़ा केस है ही नहीं, तुमको क्या इन्वेस्टिगेशन के लिए चाहिए? जाओ इसको भेज दो, कहाँ पर? इसको भेज दो जुडिशियल कस्टडी। अच्छा, जुडिशियल कस्टडी चला गया। अब जुडिशियल कस्टडी जब चला गया तो फॉर एग्जांपल मान लो ये 15 दिन वहाँ रहा। 15 दिन के बाद जैसे ही 15 दिन हो जाएगा ना, उसी दिन इसको वापस मजिस्ट्रेट के सामने लाएंगे। हैं? हाँ भाई हाँ। फिर मजिस्ट्रेट उसको देखेगा, फिर अप्रूव करेगा साइन मार के, फिर वापस इसको जुडिशियल कस्टडी भेज देंगे। अच्छा, तो मतलब 15-15 का
इंस्टॉलमेंट में रहेगा ये। अच्छा, हर 15 दिन में हाजिरी लगाएगा किसके पास? मजिस्ट्रेट के सामने, समझे कि नहीं? ओहो, तो उसके उसके हिसाब से दिया गया। तो क्या बोल रहा है कि मजिस्ट्रेट जो होगा एक्यूज्ड को पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशियल कस्टडी में भेजेगा मैक्सिमम कितना दिन के लिए? 15 दिन के लिए। और वो भी स्टार्टिंग का कौन सा दिन? 40 दिन या 60 दिन, डिपेंडिंग अपॉन द केस। समझ में आया? ओके सर। अब देखो, ये समझ में आया? मतलब किसी भी हालत में 15 दिन से ज़्यादा रहेगा ही नहीं, उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना ही पड़ेगा, प्रोड्यूस करना ही पड़ेगा। फिर वो उसको क्या करेगा? मजिस्ट्रेट उसको अप्रूव करेगा और फिर वापस उसको लेके चले जाएंगे। समझे कि नहीं? होता क्या है ना कि एक्चुअली इसलिए ऐसा बनाया गया है। देखिए, अगर मान लो पुलिस वाला क्या किया, ये है इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर IO, ये क्या किया? एक्यूज को लेके गया था किसके पास? मजिस्ट्रेट के पास। मजिस्ट्रेट को रिक्वेस्ट किया कि भैया पुलिस कस्टडी रिमांड हमको चाहिए। मजिस्ट्रेट ने दे दिया। कितना दिन का? फॉर एग्जांपल दे दिया मान लो 5 डेज़ का। 5 दिन जैसे ही ख़त्म होगा तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर ना वापस इसको लेके फिर मजिस्ट्रेट के सामने आएगा और मजिस्ट्रेट देखेगा, अच्छा इसका हालत ठीक है तो मार पीट, तो इसको तो मारे पीटे तो नहीं है। और एक बात, जाने से पहले इसका मेडिकल चेकअप होगा कि सही है कि नहीं, हाँ सब कुछ इसका बॉडी सब सही है कि नहीं, और आने के बाद भी चेकअप होगा। समझे कि नहीं? तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, मतलब बहुत ही ज़्यादा देखा जाता है ये सब चीज़। ठीक है, मेडिकल चेकअप होने के बाद ही भेजा जाता है। और जब वो आएगा वापस मजिस्ट्रेट अपने सामने उसको देखेगा, मारे पीटे नहीं है तो, समझेगे नहीं, तो ये सारा चीज़ रहता है। ठीक है, और उसको अप्रूव करेगा वापस, उसको फिर हो सकता है कि जुडिशियल कस्टडी भेज दे। अगर वहाँ पर मान लो मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 15 दिन ही रहेगा, अगर फॉर एग्जांपल 60 दिन भी उसको अगर रहना है ना, छोटा ऑफेंस अगर है तो वो 15-15 करके 4 बार रहेगा, 15 × 4 बार, और हर 15 दिन में मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट किया जाएगा उसको। समझे कि नहीं? ये है कहानी। ओके, ठीक है, अब ये लाइन को पढ़ो, समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो मजिस्ट्रेट कैन ऑथराइज द डिटेंशन ऑफ द एक्यूज्ड इन पुलिस कस्टडी और जुडिशियल कस्टडी फॉर द मैक्सिमम पीरियड ऑफ 15 डेज इन टोटल ड्यूरिंग द इनिशियल 40 और 60 डेज डिपेंडिंग अपॉन द केस। समझ में आ गया? जुडिशियल कस्टडी में ही अगर 60 दिन भी रखना है तो पहले 15 डेज ही रखेंगे उसको, फिर मजिस्ट्रेट के सामने ले जाएंगे, फिर वो मजिस्ट्रेट देखेगा, उसको साइन मारेगा पेपर में, फिर वापस उसको जेल ले जाएंगे। समझे कि नहीं? ऐसा होता है, मतलब एक बार में 60 दिन कंटिन्यूस वो रहेगा ही नहीं, तो उसको बीच बीच में मजिस्ट्रेट के सामने ले जाया जाता है। और कब कब ले जाया जाता है? हर 15-15 दिन में। समझे? ओके, चलो, ये समझ में आया? हाँ सर समझ में आ गया। आगे बढ़िए और इसको हटाइए। ठीक है सर, समझ गए। ये था अपना पहला पॉइंट। इसमें दूसरा पॉइंट लिख लो, इफ़ द मजिस्ट्रेट does not have the jurisdiction to try the case, they can forward the accused to magistrate having such jurisdiction। अब देखो, क्योंकि स्टार्टिंग में ही आपको बताया था जैसे अरेस्ट हुआ तो जहाँ पर भी अरेस्ट हुआ रहेगा नियरेस्ट मजिस्ट्रेट के पास ले जाना है, इसलिए तो नियरेस्ट लिखा है ना। कहीं पर भी जहाँ अरेस्ट हुआ है वहाँ के पास वाले मजिस्ट्रेट के पास लिया जाता है। समझे कि नहीं? तो अब ज़रूरी थोड़ी है कि जिसके पास ले जा रहे हैं मजिस्ट्रेट के पास उसके पास पावर हो केस चलाने का, क्योंकि अरेस्ट हो सकता है बाहर हो। समझे कि नहीं? अच्छा, तो वही बोल रहा है कि इफ़ द मजिस्ट्रेट डज नॉट हैव जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस, फॉर एग्जांपल जिस मजिस्ट्रेट के पास लेके गए थे उस मजिस्ट्रेट के पास तो भाई जुरिस्डिक्शन ही नहीं है, उसका पावर ही नहीं है, उसका क्षेत्र ही नहीं है, एरिया ही नहीं है उस केस को चलाने का। तो मजिस्ट्रेट तो उस केस में क्या करेंगे? दे कैन फॉरवर्ड द एक्यूज्ड। उस केस में वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा? उस एक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर देगा, बोलेगा भैया उस मजिस्ट्रेट के पास ले जाओ जिस मजिस्ट्रेट का इस केस को लेके जो चला सकता है, जिसका एरिया हो। समझे कि नहीं? अच्छा, मतलब सर, मतलब ये कि भैया ये है मान लो मजिस्ट्रेट हैविंग नो jurisdiction टू ट्राई द केस। ठीक है,
ये मजिस्ट्रेट जिसके पास जुरिस्डिक्शन नहीं है केस को चलाने का, ये क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा, फॉरवर्ड द एक्यूज्ड को फॉरवर्ड कर देगा भैया, किसके पास, मजिस्ट्रेट हैविंग जुरिस्डिक्शन टू ट्राई द केस। ठीक है, समझ में आया। बस ये है तुम्हारा सेकंड नंबर। तो इसमें क्या था कि मजिस्ट्रेट पुलिस कस्टडी या जुडिशियल कस्टडी में 15 दिन के लिए भेज सकता है, ज़्यादा से ज़्यादा स्टार्टिंग का 40 या 60 दिन में से। ठीक है, अच्छा, फिर जिस मजिस्ट्रेट के पास भेजे हैं अगर उसका जुरिस्डिक्शन नहीं है तो वो मजिस्ट्रेट क्या करेगा, एक्यूज्ड को उस मजिस्ट्रेट के पास भेज देगा जिसका जुरिस्डिक्शन होगा। ओके सर, कुत्ते लोग भौंक रहे हैं भाई, क्या करोगे, सॉरी डिस्टर्ब हो रहा होगा, आपको साउंड आ रहा होगा, मेरे कंट्रोल में कुछ नहीं है, रात को भौंकते ही हैं, 11-12 बज चुका है। ठीक है, चलिए कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए जो कि आपके प्रैक्टिकल लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो लिख लो। ये सब चीज़ कहाँ से आपको पता है सर, ये सब चीज़ देखो कभी होगा तो मैं पूरा, जिस दिन पता नहीं, मुझे भी नहीं मालूम ये चैनल कब तक चलेगा भाई, मैं नहीं जानता हूँ सच में, ये बस चल रहा है, देखते हैं आप लोग का सपोर्ट कहाँ तक आता है। लेकिन मैं चाहता हूँ अच्छा चैनल अपना ग्रो करे, तो मैं बहुत सारा चीज़ आपको रिवील करूँगा। ठीक है, चलिए अभी काम करते हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स लिखिए यहाँ पर। भाई तू नीचे आ जा। ठीक है, इसको नीचे बुला लिया मैं, और लिखो इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स, इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स। ठीक है, इसमें क्या लिखा, सबसे पहले द पुलिस कस्टडी should not be more than 15 days in any case। समझे भैया, 15 दिन से ज़्यादा तो मिल ही नहीं सकता क्या पुलिस कस्टडी, दिख रहा है कि नहीं, ग्रीन हो गया है, तो अब क्या करूं सर, चलो ब्लू में लिख दूं, ब्लू में ही लिख दो सर, नहीं दिख रहा है, चलो भाई ब्लू में लिख देते हैं। ठीक है, पुलिस कस्टडी शुड नॉट बी मोर देन 15 डेज इन एनी केस। समझ में आया। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, द पुलिस कस्टडी कैन बी गिवन, द पुलिस कस्टडी कैन बी गिवन, पुलिस कस्टडी कैन बी गिवन in total और in parts। समझे कि नहीं, और पार्ट में भी दे सकते हैं। पार्ट्स क्या होता है, पार्ट, इन पार्ट। ओके, ठीक है। अच्छा, उसके बाद once the maximum limit of पुलिस कस्टडी पीसी इज़ ओवर, ख़त्म अगर हो जाता है, मतलब दैट इज़ 15 डेज अगर ख़त्म हो जाता है, द एक्यूज्ड मस्ट बी डिटेन्ड। एक्यूज्ड को कहाँ रखेंगे, द एक्यूज्ड मस्ट बी डिटेन्ड इन जुडिशियल कस्टडी। ओ माय गॉड, ये तो बता चुका हूँ, लिखा भी चुका हूँ, वही है भाई। ठीक है, एक बार 15 दिन ख़त्म अगर हो गया पुलिस कस्टडी में, तो बंदा कहाँ जाएगा, सिर्फ और सिर्फ जुडिशियल कस्टडी जाएगा। समझ में आया क्या? जी सर। मेरे ख्याल से ब्लैक पेन सही रहता है क्योंकि मिक्स हो जा रहा है। ठीक है भाई, ये लो सर, ये भी कर दिया मैं। जैसा आप बोलो सर। आप क्या बोल रहे हो, आप खुद बोल रहे हो, खुद आंसर दे रहे हो। अरे भाई कोई नहीं है तो मैं क्या करूं, तुम्हारे जगह पे आकर तुम्हारे
तुम क्या क्वेश्चन पूछोगे उसका आंसर भी मैं खुद ही दे रहा हूँ, क्वेश्चन भी खुद पूछ रहा हूँ, ठीक है सर। आगे चलो, ये समझ में आया? चलो, और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो कि आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट हो सकता है, लिख लो भाई, ये प्रैक्टिकल लाइफ में ये सब होता है। लिखो, हर 15 डेज़ में, ठीक है, हर 15 डेज़ में एक्यूज्ड को मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ता है। चाहे पुलिस कस्टडी हो या जुडिशियल कस्टडी हो। मीन्स व्हाट? मीन्स हर 15 दिन में, हर 15 डेज़ में एक्यूज्ड एंड मजिस्ट्रेट, ठीक है, मिलेंगे ही। ओ माय गॉड, ये सब चीज़ बुक में नहीं मिलेगा आपको। समझे? मतलब क्या भाई, मैं वही जो अभी बताया था एग्जांपल में कि जैसे जुडिशियल कस्टडी में मान लो फॉर एग्जांपल लेसर सीरियस ऑफेंस के लिए 10 साल से कम के लिए कोई ऑफेंस हुआ था, उसके लिए वो जुडिशियल कस्टडी में है, तो कितना रह सकता है? मैक्स टू मैक्स 60 दिन रह सकता है। लेकिन 15 दिन जैसे ही होगा उसको वापस कहाँ ले जाएंगे भाई? आपको पता है कि लेस देन 10 ईयर्स वाले ऑफेंस में बंदे को जुडिशियल कस्टडी कितना दिन के लिए भेज सकते हैं? मैक्स टू मैक्स 60 डेज़ के लिए। लेकिन 60 डेज़ एक साथ नहीं रख सकते, कौन बोलता है? सेक्शन 187 का सबसेक्शन 2। तो इसलिए 15 दिन जैसे ही होगा, पहला 15 दिन उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करेंगे, मजिस्ट्रेट अप्रूव करेगा, वापस जुडिशियल कस्टडी, फिर 15 दिन, फिर मजिस्ट्रेट के सामने, फिर ऐसे ही, फिर ऐसे ही, फिर ऐसे ही 4 बार होगा, 60 दिन कंप्लीट। समझे? ओ माय गॉड, अच्छा, ठीक है सर, ओके। तो ये हो गया ज्ञान की बातें, छोटी छोटी मगर मोटी बातें। अब चलते हैं आगे, जो कि है ज्ञान का समंदर अभी आने वाला है, खुलेगा पिटारा। अब देखो, लिखो सबसेक्शन 3, सेक्शन 187 का भाई, सबसेक्शन 3, और हो जाओ। दिमाग अभी ख़राब हो सकता है इसमें, ठीक है। चलो लिखो, एक्सटेंडेड पीरियड, एक्सटेंडेड डिटेंशन पीरियड बियॉन्ड 15 डेज। यार क्या लिख रहा हूँ यार, हट, ठीक है। सबसेक्शन 3 बोलता है कि भैया 15 दिन से ज़्यादा रखने के बारे में बताता है, ठीक है। ये बेसिकली बात करता है तुम्हारा जुडिशियल कस्टडी के बारे में। इट बेसिकली टॉक्स अबाउट जुडिशियल कस्टडी, ठीक है। ठीक है, 15 दिन से ज़्यादा कब जुडिशियल कस्टडी में रहेगा बंदा? तो भाई लिखो, द मजिस्ट्रेट कब रहेगा बताओ? ऑफेंस का याद है कि नहीं? ऑफेंस को लेकर ही था ना भाई। द मजिस्ट्रेट कैन अलाउ डिटेंशन बियॉन्ड 15 डेज। मजिस्ट्रेट क्या कर सकता है? 15 दिन से ज़्यादा के लिए भी अलाउ कर सकता है डिटेंशन, ठीक है। समझे कि नहीं? सर यहाँ तो लिखा था मैक्सिमम 15, अरे भाई वही तो लिखा था, मैक्स टू मैक्स 15 दिन के लिए रख सकते हैं, लेकिन सबसेक्शन 3 में बोला कि 15 दिन से ज़्यादा के लिए भी रख सकते हैं, ठीक है। यानी बेसिकली जुडिशियल कस्टडी का बात कर रहे हैं कि जुडिशियल कस्टडी में कब 15 दिन से ज़्यादा रहेगा? जब ऑफेंस कैसा रहेगा? द मजिस्ट्रेट कैन अलाउ द डिटेंशन बियॉन्ड 15 डेज, बट डिटेंशन वो भी कौन सा डिटेंशन? बट द टोटल डिटेंशन भाई, बट द
टोटल डिटेंशन पीरियड कैन नॉट एक्सीड, जो टोटल डिटेंशन पीरियड है, टोटल डिटेंशन पीरियड मतलब पुलिस कस्टडी प्लस जुडिशल कस्टडी मिला के, व्हाट डज इट मीन भाई? टोटल डिटेंशन पीरियड का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है पुलिस कस्टडी प्लस जुडिशल कस्टडी, ठीक है। तो बोल रहा है मजिस्ट्रेट 15 दिन से ज़्यादा के लिए भी कस्टडी अलाउ कर सकता है, लेकिन जो टोटल कस्टडी होगा यानी पुलिस कस्टडी प्लस जुडिशल कस्टडी मिला के वो एक्सीड नहीं करना चाहिए। कितना? आइए डायग्राम बनाए थे वही बनेगा और क्या। पहला है 60 डेज, ठीक है। किस केस में बताओ? ऑफेंस पनिशेबल विथ इम्प्रिजनमेंट। कितना का भाई इम्प्रिजनमेंट है? इम्प्रिजन लेस देन 10 years, ठीक है। ठीक है, तो 60 दिन किस केस में? जब तुम्हारा ऑफेंस ऐसा है जिसमें इम्प्रिजनमेंट कम से 10 साल से कम है, और 90 दिन का पे भाई 90 डेज है तुम्हारा व्हेन ऑफेंस पनिशेबल विथ। अब तो बताओ, ये सब तो पढ़ा चुका हूँ, 5 क्लास लग गया भाई। हाँ हाँ सर याद है ना, काहे गुस्सा हो रहे हो? ठीक है बोलो फिर क्या था? पहला डेथ, अच्छा। दूसरा था लाइफ इम्प्रिजनमेंट, ओके। तीसरा था इम्प्रिजनमेंट ग्रेटर देन इक्वल्स टू 10 years, क्योंकि यहाँ पर लेस देन 10 years है, ओके। समझ में आया? जी सर आ गए समझ में, ठीक है। तो यही चीज़ तो समझाने के लिए मैं आपको 5 क्लास लगाया हूँ। अब वही चीज़ को बार बार समझाऊंगा क्या, बताओ मुझे। तो जुडिशल कस्टडी में ज़्यादा से ज़्यादा मतलब टोटल मिला के बोल रहा है, टोटल मिला के कितना दिन रहेगा वो कस्टडी में? 60 दिन या 90 दिन? और ये 60-90 में 15 जुड़ा हुआ है क्या? हाँ भाई जुड़ा हुआ है, ठीक है। अच्छा 60 दिन कब? जब ऑफेंस ऐसा है जिसमें पनिशमेंट 10 साल से कम है, और 90 तब जब ऐसा पनिशमेंट है, ऐसा ऑफेंस है जिसमें पनिशमेंट डेथ वाला है, लाइफ इम्प्रिजनमेंट है, या फिर इम्प्रिजनमेंट फॉर मोर देन 10 years है। समझ में आ गया? ओके। अब यहीं पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट का जन्म होता है। ओ माय गॉड, ठीक है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट का जन्म होता है, और इसी में पहले लिख लो these 60 or 90 days are inclusive of 15 days of पुलिस कस्टडी, ठीक है। पुलिस कस्टडी या पुलिस कस्टडी रिमांड बोलो, उसका इसमें इंक्लूडेड है, ठीक है। अच्छा समझे सर? ठीक है समझ गए कि ये कि बंदा जो है 60 दिन या 90 दिन तक जेल में रहेगा मैक्स टू मैक्स। उसके बाद क्या होगा सर वो तो बताओ। वही तो खेल है, वही तो इम्पोर्टेंट बात है। 60 दिन या 90 दिन मैक्स टू मैक्स रह सकता है जेल में वो, ठीक है। 15 दिन तो कहाँ रह सकता है? 15 दिन रह सकता है सिर्फ और सिर्फ पुलिस कस्टडी में, ठीक है। अब बाकी जो रहेगा वो जुडिशल कस्टडी में रहेगा, ठीक है। 60 में से 15 मैक्स टू मैक्स पुलिस कस्टडी एंड रेस्ट जुडिशल कस्टडी, ऐसा बनवा दूँ? अपने समझने के लिए लिख दो। इसमें से मैक्सिमम कितना रहेगा? 15 डेज रहेगा पुलिस कस्टडी में, और रेस्ट रहेगा जुडिशल कस्टडी में, ठीक है। वही
ठीक है। इसमें से भी वही मैक्स टू मैक्स कितना रहेगा पुलिस कस्टडी में 15 डेज, और बाकी जुडिशल कस्टडी में कितना रहेगा रिमेनिंग टाइम जुडिशल कस्टडी में। समझे कि नहीं मेरा बात? तो ये समझने के लिए लिखवाया हूँ, आप नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। तो 60 दिन में 15 दिन तो कम से कम रह सकता है वो, कम से कम क्या ज़्यादा से ज़्यादा एक्चुअली मैक्स टू मैक्स अब 15 दिन पुलिस कस्टडी में और बाकी दिन जुडिशल कस्टडी में रहेगा, और टोटल मिला के 60 दिन से ज़्यादा नहीं रह सकता। नहीं रह सकता मतलब सर, आइए समझते हैं। अब मान लो हुआ क्या, मैं क्या कह रहा हूँ, देखिए यहाँ एक इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट का जन्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग डिफ़ॉल्ट बेल। क्या बोलते हैं? डिफ़ॉल्ट बेल। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से, वेरी 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 का पावर 100 कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट है एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, आइए समझते हैं ये क्या होता है। देखिए होता क्या है, जैसे मैंने आपको बताया, क्या बताया कि जैसे ही बंदा अरेस्ट हुआ, ठीक है, अरेस्ट होने के बाद ये है एक्यूज्ड, इसको अरेस्ट होकर कहाँ भेजना पड़ता है? मजिस्ट्रेट के सामने। ठीक है, ये सब लिखना नहीं है, ठीक है, समझा रहा हूँ। मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करते हैं, मजिस्ट्रेट उसको वापस उसको भेज देता है, या फिर पुलिस कस्टडी या फिर जुडिशल कस्टडी। पुलिस कस्टडी भेजेगा तो 15 दिन से ज़्यादा नहीं भेज सकता, और बाकी जो रहेगा वो जुडिशल कस्टडी में ही रहेगा, और ये दोनों का मिला के ये 60 या 90 दिन ही रह सकता है मैक्स टू मैक्स। ठीक है, अच्छा अब मान लो ये बंदा, ये जो अरेस्ट हुआ था ये 90 वाले केस में आ रहा था, मतलब ऐसा ऑफेंस किया था जिसमें पनिशमेंट 10 साल से कम है। ठीक है, तो जैसे ये 60 डेज हुआ जुडिशल कस्टडी में रहा 15 दिन पुलिस कस्टडी में रह गया था, प्लस बाकी कितना दिन बचा 45 डेज ये जुडिशल कस्टडी में था, तो कितना दिन हो गया 15 40 50 60 दिन जुडिशल कस्टडी में 45 डेज रहा, जिसके वजह से 60 डेज कंप्लीट हुआ। तो जैसे 60 डेज कंप्लीट हुआ ना भाई, तो इसके पास एक पावर आ जाते हैं पावर, हाँ पावर आ जाते हैं। जैसे ही बंदा जेल में 60 दिन बिताया, 60 दिन का रात का 60 दिन कंप्लीट हुआ, और क्या बोलते हैं उसको 61वां दिन हो गया, मतलब देखो 60 नंबर डेज जैसे ही कंप्लीट होगा रात को 12 बजे 61 नंबर डे हो जाएगा ना। तो जैसे ही रात का 12 बजेगा, 60वां दिन का जब रात का 12 बजेगा, यानी 61 नंबर डे जैसे ही आया, उसके पास एक पावर आ जाएगा, टेंग नैन। अब मतलब क्या, मतलब ये कि भाई ये है, कौन है बताओ मुझे, ये कौन है, आइए बताते हैं। मतलब ये है कि भाई देखो, ये है लॉ और ये है एक्यूज्ड। ठीक है, लॉ क्या कर रहा है, एक्यूज्ड को एक पावर दे रहा है पूरा। ठीक है, पावर है ये। ठीक है, लॉ क्या कर रहा है, एक्यूज्ड को पावर दे रहा है। ठीक है, एक राइट दे रहा है। अच्छा, राइट दे रहा है, क्या राइट दे रहा है सर? जैसे एक्यूज्ड 60 नंबर दिन या फिर 90 नंबर दिन बिताया जेल में, जैसे उसका 60 नंबर दिन ख़त्म हो गया या फिर 90 नंबर दिन ख़त्म हो गया, 60वां दिन ख़त्म हुआ रात को 12 बजे, 61वां नंबर दिन हो जाएगा। वैसे 90 नंबर दिन जब बिताएगा रात का, जैसे ही 12 बजेगा तो कितना नंबर डेज आ जाएगा 91, समझे कि नहीं? तो जैसे 61 डे आया और 91 डे आया, इसके पास एक राइट आ जाएगा, और ये राइट कौन देगा? अपना कानून देगा, लॉ देगा, सेक्शन 187 देगा। अच्छा हाँ भाई हाँ, सेक्शन 187 देगा। अच्छा, और ये कौन देगा? ये देगा तुमको सेक्शन 187 का सब सेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन 1। इतना क्या लिख रहे हो सर? फिर से बताओ। मैं बोला कानून जैसे ही इस एक्यूज ने 60 नंबर डेज बिताया और 61वां दिन आ गया, या फिर 90 नंबर डेज बिताया जेल में और 91 नंबर डे आ गया, तो कानून एक पावर देगा इसको। क्या देगा? पावर देगा। उस पावर को बोलते हैं राइट। क्या राइट देगा सर? मतलब इसके पास एक पावर आ गया बेल अप्लाई करने का। ओ माय गॉड, मतलब अब वो उसको बेल मिलने का राइट आ गया उसके पास, अब वो बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब उसको डिफ़ॉल्ट बेल मिल गया। क्या मिल गया? डिफ़ॉल्ट बेल। अच्छा हाँ, जैसे ही 61 नंबर डे मिला ना भाई, जैसे ही 91 नंबर डे आया,
तो उसके पास राइट आ गया। क्या हो गया? राइट आ गया। राइट एक्रू हो गया। क्या हो गया? एक्रू। क्या बोलते हैं? राइट एक्रू कर गया, मतलब उसके पास राइट आ गया। ठीक है, मतलब जैसे 61 नंबर डे आया, यहाँ सेक्शन 187 का सब सेक्शन 5 का एक्सप्लेनेशन 1 जो होगा, ठीक है, ठीक है, समझ में कि नहीं? एक सेकेंड, एक चीज़ इसमें चेक करता हूँ कहाँ गया। एक सेकेंड गाइस, मेरे को थोड़ा देखने दो चीज़ इसमें, मेरे को तो डाउट आ रहा है थोड़ा सा रुको, 2 मिनट रुक जाओ। 187 अच्छा, इसको मिला के पढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर 2 चीज़ यहाँ पर मतलब मिला के पढ़ना है। अब देखो क्या मैं बोल रहा था कि जैसे ही एक्यूज्ड 60 नंबर डे बिताया या फिर 90 नंबर डे बिताया और रात का 12 जैसी बजा, तो जैसे 61 नंबर डे आ गया या फिर 91 नंबर डे आया, तो लॉ क्या करेगा? इसको अभी मिटाओ नहीं तो कन्फ्यूज़ हो जाओगे, ठीक है। लॉ क्या करेगा? एक पावर दे देगा एक्यूज्ड को। उस पावर को हम लोग बोलते हैं उसके पास राइट आ गया है, राइट एक्रू हो गया। और वो राइट क्या है कि अब ये बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। अब इसके पास बेल अप्लाई करने का राइट आ गया है। ही कैन अप्लाई बेल, ही कैन फर्निश बेल। अब वो बेल दे सकता है, ठीक है, बेल के लिए अप्लाई कर सकता है। और जैसे ही बेल देगा ना भाई, तो यहाँ पर बेल मतलब यहाँ पर बेल उसको मिल सकता है, लेकिन उसको अप्लाई करना पड़ेगा। अप्लाई करने से बेल मिलेगा। मतलब ये कि जैसे 61वां नंबर दिन आया, ये ऑटोमेटिक रिलीज़ नहीं हो जाएगा। ओ माय गॉड, मतलब अपने से इसको रिलीज़ कर देंगे, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। क्या मैं बोला कि जैसे ही कानून ये है कि जैसे ही 60 दिन 90 दिन तो मैक्सिमम रहेगा इंसान, एक्यूज रहेगा जेल में। जैसे ही 12 बज गया, 60वां दिन बीता और 12 बजा, यानी 61वां दिन लगा या फिर 91 नंबर डे लगा, तो एक्यूज के पास राइट आ जाएगा बेल को अप्लाई करने का। और अगर वो बेल अप्लाई करता है तो उसको तुरंत बेल मिल जाएगा और वो आराम से बाहर घूम सकता है, मतलब निकल जाएगा वहाँ से। लेकिन ये हमेशा याद रखना, अगर वो बेल नहीं दिया, अगर वो बेल के लिए अप्लाई नहीं किया, तो उसको बेल नहीं मिलेगा, क्योंकि भाई बेल के लिए अप्लाई किया ही नहीं। तो सर डिफ़ॉल्ट बेल, अरे भाई डिफ़ॉल्ट बेल का मतलब यही है कि जैसे 61वां दिन लग गया, 91 नंबर डे लग गया, तो उसके पास एक पावर आ गया कि वो बेल अप्लाई कर सकता है। उससे पहले अप्लाई नहीं कर सकता। 61 नंबर 91 नंबर डे जैसे ही हुआ, उसके पास पावर आ गया वो बेल अप्लाई करने का। समझे कि नहीं? इसलिए बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल आ गया। क्या आ गया? डिफ़ॉल्ट बेल हो गया, उसके पास डिफ़ॉल्ट बेल का पावर आ गया। अब वो बेल अगर अप्लाई करता है, मतलब बेल से रिलेटेड जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं, सिक्योरिटी वगैरह हैं, अगर देता है तो उसको बेल मिल जाएगा, रिलीज़ कर देंगे। अगर बेल नहीं देता है, ठीक है, तो उस केस में भाई अभी भी जेल में रहेगा। समझे कि नहीं? मतलब 60वां दिन 90 दिन पार होने के बाद भी वो जेल में रह सकता है। अगर कब? अगर वो बेल अप्लाई नहीं करता है तो बेल तभी मिलेगा जब आप अप्लाई करोगे। बेल नहीं मिलेगा जब, अगर आप नहीं अप्लाई करोगे तो बेल नहीं मिलेगा। सिंपल सा फॉर्मूला है। समझ में आया कि नहीं? लेकिन एक चीज़ याद रखना, ये जो आप बेल के लिए अप्लाई करोगे 61 नंबर डे या फिर 91 नंबर डे, ये जो बेल के लिए अप्लाई करोगे ना भाई, ये अप्लाई करने से पहले चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए। हैं, ये अब कहाँ से आ गया सर? अगर चार्जशीट फाइल हुआ, अगर चार्जशीट फाइल हुआ उसके बाद, फॉर एग्जांपल अब देखो ऐसा होता है कि जैसे ये 61 नंबर डे है या फिर 91 नंबर डे है, ठीक है, यहाँ पर जैसे आया तो आपका क्या हो गया? बेल का डिफ़ॉल्ट बेल का राइट आ गया आपके पास कि आप बेल अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। 61वां नंबर दिन या 91 नंबर दिन में आपके पास डिफ़ॉल्ट बेल का राइट आ गया कि अब आपको पास राइट है कि आप बेल के लिए अप्लाई करोगे। बेल अप्लाई किए, अगर अप्लाई करोगे तो क्या होगा भाई? अगर अप्लाई करोगे तो ये सब कुछ लिखना नहीं है, मैं लिखवाऊँगा, ठीक है। अगर अप्लाई किए बेल के लिए तो क्या होगा? आपको बेल मिल जाएगा, तुरंत आपको रिलीज़ कर देंगे। अगर आप अप्लाई नहीं किए, डिड नॉट अप्लाई, अगर आप अप्लाई नहीं किए, क्या हो रहा है भाई?
अगर नॉट अप्लाइड, अगर नॉट अप्लाइड होगा तो अगर आप बेल के लिए अप्लाई नहीं किए तो आपको कस्टडी में ही रहोगे, जुडिशल कस्टडी में ही रहोगे, जेल में ही रहोगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? जैसे 61वां नंबर दिन हुआ या फिर 91 नंबर डे पड़ा तो आपके पास डिफ़ॉल्ट बेल का राइट आ जाता है, मतलब आपको बेल मिल जाएगा। लेकिन ये बेल ऑटोमेटिक नहीं होता, नॉट ऑटोमेटिक, नॉट ऑटोमेटिक मतलब अपने आप नहीं निकलोगे, आपको अप्लाई करना पड़ेगा बेल के लिए, इसलिए बोलते हैं नॉट ऑटोमेटिक। ऑटोमेटिक नहीं है, अप्लाई करना पड़ता है। जहाँ पर ऑटोमेटिक नॉट ऑटोमेटिक आएगा ना, समझना वहाँ पर मतलब नॉट ऑटोमेटिक है मतलब आपको अप्लाई करना पड़ेगा, ऑटोमेटिक है मतलब अप्लाई नहीं करना पड़ेगा। तो नॉट ऑटोमेटिक है मतलब आपको अप्लाई करना पड़ेगा बेल के लिए, भले ही राइट आ गया है लेकिन आपको अप्लाई करोगे। अप्लाई जैसे ही करोगे आप रिलीज़ हो जाओगे। लेकिन जैसे ही अगर आप अप्लाई नहीं किए, 61वां नंबर दिन बीता फिर भी अप्लाई नहीं कर रहे हो तो भाई जुडिशल कस्टडी में रहोगे। लेकिन ये याद रखना, ये जो 61वां नंबर दिन और 91 नंबर दिन में जैसे ही आपका डिफ़ॉल्ट बेल का राइट आता है, एक कंडीशन बस फुलफिल होना चाहिए। इससे पहले इससे पहले चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए। चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए पुलिस के द्वारा। अगर पुलिस वाला चार्जशीट फाइल कर दिया ना डिफ़ॉल्ट बेल से पहले तो भैया डिफ़ॉल्ट बेल आपको नहीं मिलेगा, गए आप, फिर बैठे रहो जेल में हैं। हाँ, तो इसलिए पुलिस वाले हमेशा ट्राई करते हैं जल्दी से जल्दी चार्जशीट फाइल करने का, समझे कि नहीं? अच्छा, तो अगर यहाँ पर पुलिस वाला चार्जशीट फाइल कर दिया पहले और आपका डिफ़ॉल्ट बेल आया ही नहीं है तो आप जेल में ही बैठे रहोगे हैं। हाँ, लेकिन मान लो हुआ क्या, बताता हूँ। ये 61 नंबर डे है या फिर 91 नंबर डे है, ठीक है। यहाँ पर आपका डिफ़ॉल्ट बेल का राइट आ गया, डिफ़ॉल्ट बेल का राइट आ गया। अच्छा, तो आप यहाँ अप्लाई करने वाले थे, अब क्या किए, यहाँ पर अप्लाई कर दिए डिफ़ॉल्ट बिल के लिए और इससे पहले चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है। यहाँ चार्जशीट फाइल हुआ, यहाँ पर कहीं पर जाके चार्जशीट फाइल हुआ तो आपको डिफ़ॉल्ट बिल मिलेगा कि नहीं? मिलेगा, क्योंकि आपने पहले डिफ़ॉल्ट बिल फाइल कर दिया था, समझे कि नहीं? अच्छा, ओके। तो आपको डिफ़ॉल्ट बेल का लिए अप्लाई तभी करोगे जब 61 नंबर डे और 91 नंबर डे आएगा और चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए। चार्जशीट फाइल जैसे ही हुआ तो आपका डिफ़ॉल्ट बेल का राइट चला जाएगा, फिर आप रिलीज़ नहीं होगे, समझे कि नहीं? बस इतना ध्यान रखना है आपको, समझ में आया? यही है डिफ़ॉल्ट बिल का कंसेप्ट। डिफ़ॉल्ट बिल मतलब जैसे 61 नंबर डे या फिर 91 नंबर डे आएगा तो आपके पास डिफ़ॉल्ट बिल का राइट आ जाएगा कि बेल अप्लाई करो। बेल अप्लाई करोगे तो रिलीज़ हो जाओगे, नहीं अप्लाई करोगे तो बैठे रहोगे। लेकिन बेल अप्लाई करने से पहले, आपके बेल अप्लाई करने से पहले अगर पुलिस वाला सियानागिरी करके चार्जशीट फाइल कर दिया तो आपको डिफ़ॉल्ट बेल नहीं मिलेगा। लेकिन मान लो आपने बेल फाइल किया, अभी तक उसने चार्जशीट फाइल नहीं किया है, आपका 61वां नंबर दिन भी आ गया, उसके बाद आपने बेल अप्लाई कर दिया, उसके बाद वो चार्जशीट फाइल कर रहा है तो आप रिलीज़ ऑलरेडी हो गए हो, तो कुछ फ़र्क पड़ेगा ही नहीं, समझे कि नहीं? तो इसी को डिफ़ॉल्ट बिल बोलते हैं। अच्छा सर, समझे। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। इसको मैं अच्छे से लिखवा देता हूँ और आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। आपको पता है मैं जब लिखवाता हूँ तो पूरे अच्छे से लिखवाता हूँ, कुछ भी इधर का उधर रहेगा ही नहीं। तो भाई लिख लो। ये क्या हुआ भाई? देखो मेरा लैंग्वेज थोड़ा बहुत ही कैजुअल रहता है तो आप लोग ऑफेंड नहीं होना। मैं थोड़ा ऐसी टाइप का पढ़ाता हूँ कि दोस्त हो मेरे आप, ठीक है? चलो, तो इसमें जो मैं बता रहा था लिखो, ये ऐसा रहेगा, ये मतलब ऊपर वाले चार्ट का कंटिन्यूएशन है 60 और 90 का, ठीक है? 60-90 में ऐसा कंटिन्यूएशन बना के करो नीचे कि भैया 2 केस यहाँ पर बनाओ, ठीक है? पहला केस है इफ़ द इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंप्लीटेड, ठीक है? अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता है, मतलब सर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं होता मतलब इसका कहने का मतलब है कि भैया चार्जशीट अगर फाइल नहीं होता है, ओ माय गॉड, इसी को बोलते हैं क्या भाई? क्योंकि इन्वेस्टिगेशन जैसे ही कंप्लीट होता है तभी तो चार्जशीट फाइल होता है ना। हाँ सर, याद आया। ओह, पहला चैप्टर, पहला मतलब क्लास, पहला क्लास मतलब बहुत पहले का स्टार्टिंग का क्लास, इनिशियल लेक्चर्स में चार्जशीट इज़ नॉट फाइल्ड, यहाँ लिखता हूँ यार,
उसको तो ये यहाँ पे लिखने का कुछ फ़ायदा नहीं है। मतलब क्या, दैट इज़ चार्ज शीट इज़ नॉट फाइल्ड। अगर चार्जशीट नहीं फाइल होता है, मतलब क्या बोला, अगर इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब चार्जशीट फाइल अगर नहीं होता है, कब 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 नहीं होता भाई, विद इन द एफोरसाइड पीरियड, मतलब वही 60 और 90 दिन के अंदर ही फाइल करना है, विद इन द एफोरसाइड पीरियड। उस ऊपर वाले पीरियड के अंदर अगर नहीं होता है चार्जशीट फाइल, तो क्या होगा, क्या होगा, ऑब्वियसली बताया था, एक्यूज्ड के पास क्या आ जाएगा, द एक्यूज्ड शैल बी रिलीज्ड ऑन बेल। एक्यूज्ड को बेल पे रिलीज कर देंगे, लेकिन कब, इफ ही अप्लाइज बेल, इफ ही अप्लाइज फॉर बेल, बेल के लिए अप्लाई करेगा तभी। इसी को तो बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल, इसी को क्या बोलते हैं, डिफ़ॉल्ट बेल। ठीक है, जैसे ही मतलब अगर इन्वेस्टिगेशन अभी भी कंप्लीट नहीं हुआ, मतलब चार्जशीट फाइल नहीं किया पुलिस वाला, अभी तक 60 दिन 90 दिन हो चुका, अभी भी पुलिस वाला चार्जशीट फाइल नहीं किया, तो एक्यूज्ड के पास एक राइट आ गया डिफ़ॉल्ट बेल का, और अगर वो बेल के लिए अप्लाई करता है तो उसको छोड़ देंगे बेल पे, इसी को डिफ़ॉल्ट बेल बोलते हैं, ख़त्म, यही तो है। और दिस इज शुड नॉट बी, इट मीन्स व्हाट, और जैसे ही बेल लगा भाई तो कौन सा प्रोविज़न लग जाएगा, if he applies for bail, then the provisions of, बताओ कौन सा चैप्टर लगेगा, the provisions of चैप्टर बताओ 35 of BNSS shall be applied। समझे भाई, 35 नंबर चैप्टर जो है बेल को लेकर वो लग जाएगा। ठीक है, क्योंकि बेल को लेकर कौन सा चैप्टर बात करता है, चैप्टर 35 BNSS का। ठीक है, तो मैंने क्या कहा कि इन्वेस्टिगेशन अगर कंप्लीट नहीं हुआ है, मतलब चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, वही 60 और 90 दिन के अंदर जो ऊपर में डिस्कस हमने किया है, तो उस केस में एक्यूज्ड रिलीज हो जाएगा बेल पर, अगर वो बेल अप्लाई करता है तो, इसी को बोलते हैं डिफ़ॉल्ट बेल। ठीक है, इफ़ ही अप्लाइज फॉर बेल देन द प्रोविजन ऑफ चैप्टर 35 ऑफ BNSS शेल बी अप्लाइड। अगर वो बेल के लिए अप्लाई करता है तो चैप्टर 35 पिक्चर में आ जाएगा। ठीक है, ओके। लेकिन अच्छा, यहाँ पर और एक चीज़ बात याद रखने का है, क्या सर, ये जो है द बेल इज़ नॉट ऑटोमेटिक, समझे, बताया था ना, ये ऑटोमेटिक नहीं है, अप्लाई करना पड़ता है तभी बेल मिलेगा। अच्छा, यहाँ लिखो, इफ बेल एप्लीकेशन यहाँ पर ऐसा बनाओ, इसका कॉपी मार देता हूँ। ठीक है, अगर मान लो कंप्लीट नहीं हुआ वही चीज़, हाँ, 60-90 दिन के अंदर, और प्लस इसके साथ साथ क्या हुआ, इसके साथ साथ प्लस इफ ही does not file the bail application, अगर वो बेल एप्लीकेशन फाइल अगर नहीं किया तो क्या होगा भाई, बताओ, क्योंकि बेल यहाँ पर नॉट ऑटोमेटिक है। बेल ऑटोमेटिक है क्या, बेल अपने आप मिल जाएगा क्या, नहीं, अप्लाई करना पड़ेगा। और ये बेल अगर अप्लाई नहीं करता तो बेल मिलेगा क्या, नहीं मिलेगा। इफ़ ही डज नॉट फाइल द बेल एप्लीकेशन ही शैल नॉट बी रिलीज्ड, तो ये रिलीज नहीं होगा, किस पर, ऑन बेल, बेल पर। ठीक है, ओके। ही शैल बी इन जुडिशियल कस्टडी, तो ये क्या होगा भाई, तो ये रहेगा कहाँ, तो उस केस में ही शैल बी
इन एक सेकेंड गाइस, सॉरी गाइस, सॉरी फॉर द अनप्लीजेंट साउंड। एक्चुअली रात का समय है, रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, अचानक से कीड़े वीड़े, बड़े बड़े कीड़े आ जाते हैं तो डर लग जाता है कभी कभी। ठीक है, कोई बात नहीं, इसको एडिट नहीं कर सकता हूँ। तो मैं ये कह रहा था क्या भाई, अगर मान लो चार्जशीट फाइल नहीं हुआ, ठीक है, 60 और 90 दिन के अंदर, हाँ, एफोर्सेट पीरियड मतलब वही भाई लिख लो, फिर नहीं तो बोलोगे कि बताया नहीं। यानी 60 और 90 डेज, वही 60 और 90 डेज, ठीक है। तो अगर 60 या 90 दिन के अंदर चार्जशीट फाइल नहीं होता है, अगर वो बेल प्लस बेल अप्लाई नहीं करता है, तो उसको रिलीज़ नहीं करेंगे बेल पे। इसका मतलब क्या, ही शैल बी इन जुडिशियल कस्टडी। इसका मतलब वो जुडिशियल कस्टडी में रहेगा कब तक, एज लॉन्ग एज ही डज नॉट फर्निश बेल। जब तक वो बेल फर्निश नहीं कर लेता तब तक वो जुडिशियल कस्टडी में ही रहेगा, समझे। मतलब क्या, 60 दिन 90 दिन तक आप रहोगे जेल में, पता है, लेकिन 60 और 90 दिन जैसे ही बीता तो आपके पास डिफ़ॉल्ट बेल का राइट आ जाता है कि आप बेल के लिए अप्लाई कर सकते हो। आप अगर आप बेल के लिए अप्लाई किए तो आपको बेल मिल जाएगा, आप रिलीज़ हो जाओगे, और जैसे रिलीज़ हो गए बेल अप्लाई, अब बेल के लिए बेल जैसे मिला तो बेल का प्रोविज़न ऑटोमेटिकली अट्रैक्ट हो जाएगा, मतलब चैप्टर 35 पिक्चर में आ जाएगा। लेकिन अगर आप दोनों कंडीशन है, ये याद रखना, यहाँ पर लिखा है क्या, इन्वेस्टिगेशन इज़ नॉट कंप्लीटेड। नॉट कंप्लीटेड मतलब चार्जशीट फाइल नहीं हुआ है, दो कंडीशन फुलफिल होना चाहिए, चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए प्लस 60 दिन 90 दिन बीत जाना चाहिए। उसके बाद अगर आप बेल के लिए अप्लाई करते हो तो डिफ़ॉल्ट बेल के हिसाब से आपको बेल मिल जाएगा। उसी तरीके से 60-90 दिन बीता लेकिन आप अब भी बेल के लिए अप्लाई नहीं किए तो आपको बेल नहीं मिलेगा, रिलीज़ नहीं होगे, भले ही आपके पास बेल का राइट आ गया हो, लेकिन आपने तो अप्लाई किया नहीं क्योंकि बेल यहाँ पर ऑटोमेटिक नहीं है। तो इस केस में आपको क्या मिलेगा, इस केस में आप रिलीज़ नहीं होगे और आप जुडिशियल कस्टडी में रहोगे जब तक आप बेल फर्निश नहीं कर देते। समझ में आया? जी सर, ठीक है, ओके। कुछ डाउट है क्या? कुछ अगर डाउट है तो मुझे बताओ। अच्छा, ये बात कहाँ लिखा गया है, ये जो मैं बोला आपको, ये लिखा गया भाई, लिखा गया है एक्सप्लेनेशन 1 ऑफ सेक्शन 187 का सबसेक्शन 5 में, समझे। जब हम लोग 187 का 5 सबसेक्शन पढ़ेंगे और उसका पहला एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे तो यही लिखा गया है कि तब तक जुडिशियल कस्टडी में रहेगा जब तक वो बेल फर्निश नहीं करता। समझ में आया कि नहीं आया? मतलब क्या, मतलब मैं ये बताया आपको, अगर मैं यहाँ पर कह दूँ, इसके लिए अलग और क्लास लग जाएगा, समझे कि नहीं, डिफ़ॉल्ट बेल को लेके, तो इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ। देखो ये है 60 या फिर 90 डेज, ठीक है। 60-90 के से बेटर होगा मैं 61 लिखूँ, क्योंकि रात का 12 बजे ना, 60 दिन का रात का 12, ये मतलब 61वां दिन, और 60 और 91 डे, ठीक है। क्योंकि 60 दिन, 60वें दिन तो आप रहोगे जेल में ही ना, जैसे 61वां दिन हुआ तो आपके पास डिफ़ॉल्ट बेल का राइट आ जाएगा। तो यहाँ पर राइट ऑफ
डिफ़ॉल्ट बेल एक्रूज टू द एक्यूज्ड। यहाँ पर आपके पास राइट आ जाएगा 61 और 91 नंबर दिन में आपके पास डिफ़ॉल्ट बेल का राइट आ गया, मतलब बेल अप्लाई करोगे तो बेल मिलेगा, समझे कि नहीं। लेकिन एक कंडीशन बस इसमें यह है कि ये दिन से पहले मतलब प्रोवाइडेड, कंडीशन है क्या, प्रोवाइडेड चार्जशीट शुड नॉट बी फाइल्ड। ठीक है, यहाँ पर राइटिंग ख़राब दिख रहा है इसलिए मैं मिटा देता हूँ। ओके, फिर से लिखेंगे, कोई बात नहीं, 1 घंटा 5 मिनट भी हो गया। प्रोवाइडेड चार्जशीट इज़ नॉट फाइल्ड। समझे भाई, इससे पहले मतलब 61वां नंबर दिन और 91 नंबर दिन से पहले बस एक कंडीशन है। कंडीशन सिर्फ क्या है, कंडीशन ये है कि भैया आपका चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए। चार्जशीट अगर फाइल हो गया तो आपको डिफ़ॉल्ट बिल नहीं मिलेगा, समझे कि नहीं। चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए, प्लस आप अप्लाई करोगे तो मिलेगा, अप्लाई नहीं करोगे तो नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर क्या होगा, फिर 2 सिचुएशन वही जो ऊपर लिखवाया हूँ। इफ़ बिल एप्लीकेशन इज़ फाइल्ड, अगर बिल एप्लीकेशन फाइल्ड होता है तो क्या होगा, अगर इफ़ बिल एप्लीकेशन इज़ नॉट फाइल्ड, इफ़ मुझे बताओ बिल एप्लीकेशन अगर फाइल्ड होगा तो क्या होगा, तो रिलीज़ ऑन बिल पे रिलीज़ हो जाएगा। अगर यहाँ पर बिल एप्लीकेशन अगर फाइल नहीं किया तो शैल बी इन जुडिशियल कस्टडी। ठीक है, जुडिशियल कस्टडी में रहेगा जब तक, शैल बी इन जुडिशियल कस्टडी as long as he does not furnish bail, जब तक ये बेल फर्निश नहीं करता। समझ में आया? ओके, तो ये चीज़ है। तो इसमें क्या पड़ेगा भैया, एक कंडीशन है चार्जशीट फाइल नहीं होना चाहिए 61वां और 91 नंबर दिन से पहले, तो ही आपको बेल मिल सकता है। ठीक है, दूसरा बात ये कि 61वां और 91 नंबर दिन में ही आपके पास डिफ़ॉल्ट बिल का राइट आएगा, मतलब उसी दिन आप बिल अप्लाई कर सकते हो। बिल अप्लाई करोगे तो बिल पे रिलीज़ हो जाओगे, बिल अप्लाई अगर नहीं करोगे तो जुडिशियल कस्टडी में रहोगे। जब तक आपको बिल फर्निश नहीं करते हो तब तक आपको रहना पड़ेगा जुडिशियल कस्टडी में। समझ में आया? ये था तुम्हारा सबसेक्शन 3। ठीक है, फिर अब पढ़ेंगे नेक्स्ट पार्ट में सबसेक्शन 4, 5। अभी रात के बज रहे हैं 12:44। ट्राई मैं करता हूँ आज ही और एक लेक्चर लेने का। ठीक है, देखते हैं, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में।